साथ मुख्यमंत्री सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। सीएम ने सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके यात्रा के बारे में तमाम जानकारी ली। अधिकारियों से यात्रा की तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है। नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर के सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित हो, इसको लेकर सीएम विशेष फोकस कर रहे हैं और इसी के सिलसिले में बैठक लेकर के संबंधित अधिकारियों से उन्होंने तैयारियों के बारे में जायजा लिया, जानकारी ली। नंदा देवी राजजात यात्रा हर साल की तरह इस साल भी उत्तराखंड में शुरू होने वाली है, जिसके लिए तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक में तमाम तैयारियों पर जानकारी ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक तरफ हम एक जिला एक उत्पाद के जरिए स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए महिलाओं की तरफ से बनाए गए अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। इन उत्पादों के सामने बहुराष्ट्रीय उत्पाद भी फीके हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे राज्य ने पिछले 3 सालों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यही कारण है कि बहुत सारी जगह पर आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी पड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे, वेट इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का बृहत कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों की अनेक संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बाद विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। देहरादून के सालावाला स्थित दून कॉम्प्लेक्स में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर राष्ट्रगीत के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के विश्व की नंबर 1 पार्टी बनने तक के संघर्ष में सफर को विस्तार से बताया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल रहे, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है। बीजेपी के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन की इस बैठक में कई प्रमुख चेहरे भी शामिल हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी के देश में नंबर 1 पार्टी बनने की संघर्ष की कहानी भी सदस्यों ने सुनाई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया और एक एक करके सभी प्रभावशाली व्यक्तियों ने मंच से संबोधन भी किया। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इसमें शामिल हुई। रेखा वर्मा ने भी मंच से संबोधन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी यूं ही देश की नंबर 1 पार्टी नहीं बनी है। उन्होंने पार्टी के संघर्ष पर जोर देते हुए अपने दर्शकों को और सम्मिलित हुए लोगों को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और समय समय पर पार्टी के कार्यक्रम कार्य समितियां होती रहती हैं। और आज मसूरी विधानसभा की जो सक्रिय सदस्य हैं, उनकी कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है और जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा हुई और 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है।
वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ में ऑनलाइन पूजा के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन सुबह शाम आरती और विशेष पूजा की उपलब्धता कराई गई है। श्रद्धालु 30 जून तक बुकिंग कर सकते हैं। अब तक 24 घंटे में 93 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले श्री गंगोत्री धाम के पूर्व अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने यात्रा रजिस्ट्रेशन और सड़क मार्ग जैसी कुछ व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात कही है। चार धाम यात्रा का पंजीकरण किन किन तरीकों से आप करा सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन माध्यम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन जारी है। मोबाइल ऐप के जरिए भी आप चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ साथ आधार नंबर के जरिए भी रजिस्ट्रेशन संभव है। अगर जिलों की बात करें तो पंजीकरण 2 मई को चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 4 मई को ही खोलेंगे। इन यात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन जारी है। और अब बात करें किन जिलों में पंजीकरण की सुविधा दी गई है, तो हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबर्टपुर में रजिस्ट्रेशन की सुविधा अभी तक दी गई है। अब बात करें कहां कितने यात्री पहुंचे थे। अगर पिछले साल की बात करें तो गंगोत्री धाम में 4,98,000, केदारनाथ धाम में 10,06,000 श्रद्धालु पिछले साल पहुंचे थे। और आपको बता दें कि इस बार और भी बड़ी भीड़ उमड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में तैयारियों को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। चार धाम यात्रा का पंजीकरण किन किन तरीकों से किया जा सकता है, तो ऑनलाइन, मोबाइल ऐप के जरिए, ऑफलाइन और आधार नंबर, ये 4 तरीके हैं जिसके जरिए आप चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल को भी रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं किन किन जिलों में पंजीकरण की सुविधा है। एक बार फिर से आपको बता दें, हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबर्टपुर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा, पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इन जगहों पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसमें 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। वहीं 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में निजी और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही उत्तराखंड में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का खतरा भी बना रहता है, जिसके लिए राज्य सरकार ने किसी भी कमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के ई पोर्टल के जरिए कमर्शियल वाहन चालक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा के लिए जो शुरुआत है वो रजिस्ट्रेशन तो 28 से हो रहे हैं पर्यटन के पोर्टल पर। 28 अप्रैल से सभी गाड़ियों के लिए जो कि कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य से या फिर अन्य राज्यों के, तो चारधाम यात्रा पर जाने के लिए उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होता है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कि परिवहन विभाग ने डेवलप किया हुआ है और 2021 से इसको हमने लाइव किया। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू और ऑनलाइन मीडियम से ही ग्रीन कार्ड हम इशू करेंगे इस बार भी। और ये पोर्टल आम जनता के लिए 11 अप्रैल से खोल दिया जाएगा, जिस पर अप्लाई करके ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए वो एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं। और फिर संबंधित कार्यालय जो कि वो चूज करेंगे, वहां पर व्हीकल को इंस्पेक्शन कराने के बाद वो ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाए। और चार धाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मार्ग पर जाते हैं, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 तीर्थ स्थल शामिल हैं। वहीं केदारनाथ से पूर्व दिवंगत विधायिका शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने कहा कि उनकी मां अपने क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान की ओर खास ध्यान रखती हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए जगह जगह टेंट लगवाए थे। मेरी माताजी दिवंगत श्रीमती शैला रानी रावत ने जब 3 साल
पहले अपना कार्यभार ग्रहण किया था, तो उन्होंने हमेशा से ही, वो खुद भी एक महिला थी और महिलाओं के लिए ही उन्होंने ये चीज़ बनाई थी कि आप केदारनाथ में जाके अपना टेंट खोल सकते हैं या अपना कोई व्यवसाय खोल सकते हैं। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है ये बोलते हुए कि उस साल महिलाओं ने वहाँ से लाखों रुपए की अपनी आय जुटाई और 2 साल यात्रा में बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो एक छोटा नींबू पानी बेचने वाला हो या घोड़े खच्चर चलाने वाले हों, हर तरीके से लोग केदारनाथ यात्रा में बहुत अपना अच्छी आय का साधन ऋषिकेश में आईएसबीटी स्थित एक होटल में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की ओर से लॉटरी निकाली गई, जिसमें 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए मस्त राम जोशी की बस का पहला नंबर निकला। कुल 1725 बसों की लॉटरी निकाली गई। 500 बसों को स्थानीय रूटों पर संचालन के लिए रखा गया है। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की ओर से पूजा अर्चना करने के बाद लॉटरी निकाली गई। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भोपाल सिंह नेगी ने बताया कि 4 धाम यात्रा संचालित करने के लिए संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन हर साल होता है। इस बार भी 9 परिवहन कंपनियों को मिलकर संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन किया गया है, जिसमें यात्रा पर जाने वाली 60% बसों की लॉटरी आज निकाली गई है। आगामी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं 5 मंदिर समिति मां गंगा मंदिर का रंग रोगन करने में जुटी हुई है। मुख्य गेट और स्नान घाटों के रास्तों का फिर से निर्माण कार्य किया जा रहा है। 30 अप्रैल को मां गंगा के कपाट देश विदेशों के यात्रियों के लिए खोले जाएंगे। इस बार यात्रा में ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। समिति इस बार खास तौर पर रंगाई पुताई करा रही है। अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल और उपाध्यक्ष अरुण सेमवाल ने बताया कि मां गंगा मंदिर को कपाट खुलने पर फूल मालाओं से सजाया जाएगा। अनिल डंगवाल समाज सेवी ने बताया कि यात्रा को लेकर व्यापारी अपनी दुकानों को सजाने में जुटे हुए हैं। बस अब स्थानीय लोगों को इंतजार है आगामी अक्षय तृतीया के दिन का। उस दिन से गंगोत्री धाम में पूरी चहल पहल नजर आएगी। तृतीया के दिन यमुनोत्री एवं गंगोत्री 2 प्रमुख धामों के कपाट खुलने हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पंडा समाज, प्रशासन एवं स्थानीय लोग मंदिर परिसर में साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य करवा रहे हैं। और सभी लोग स्थानीय व्यापारियों से लेकर पूरा प्रशासन एवं पंडा समाज पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है कि ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए और सभी लोग आस्था के साथ जो भी आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस उद्देश्य से पूरा अपना पंडा समाज और जिला प्रशासन, सरकार 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखने के लिए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑफलाइन व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए टेंट, पंखे, कूलर की व्यवस्था के साथ पीने के लिए ठंडा पानी, शौचालय और विश्राम गृह की उचित व्यवस्था कराने की अधिकारियों को निर्देश दिए। अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ने बताया कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में इस बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं प्रशासन ने 6 काउंटर रोडवेज बस स्टैंड परिसर में खोलने की तैयारी की है। 28 तारीख से सभी ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर शुरू कर दिए जाएंगे। जी हाँ, ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास ये कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। देखिए, यात्रियों का जो पंजीकरण है वो निरंतर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। अलग अलग धामों के अलग अलग आंकड़े हैं और ये डायनेमिक डेटा है, तो इसको हम आपको शेयर कर देंगे। धाम वाइज आपको बता दिया जाएगा और बड़ी संख्या में यात्री आए, उन सबका स्वागत है इस 4 धाम यात्रा में। और जो भी यात्री ऋषिकेश में आ रहे हैं जिनको पंजीकरण अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो उनके ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था
ट्रांजिट जो ये हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और आने वाले वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना देखी जा रही है। इसी के मुद्दे पर मसूरी सीईओ मनोज असवाल ने स्थानीय नागरिकों, व्यापार संगठन, होटल एसोसिएशन और टैक्सी चालकों, स्कूटी संचालकों के साथ अहम बैठक की, जिसमें आगामी पर्यटन सीजन में पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर सीईओ मनोज असवाल ने बताया कि शहर में पर्यटन सीजन को देखते हुए एडिशनल फोर्स मंगाई गई है ताकि कई जगहों पर यातायात सुचारू की जा सके। देखिए, अभी हमारा जो यात्रा सीजन है, जो हमारा टूरिस्ट सीजन है मसूरी का, वो शुरू होने वाला है और आगामी हमारा एक लंबा वीकेंड भी है जिसमें हम काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम शहर की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि आम जो हमारी मसूरी की पब्लिक है वो भी परेशान ना हो और जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आ रहे हैं वो भी आराम से घूम के एक अच्छी यादें और अच्छी मेमोरी यहाँ से लेके जाएं। देखिए, अभी हमने अपना जो आगामी सीजन को देखते हुए जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसका आंकलन करके एक डिमांड बनाया है जिसमें हमें पीएससी और हमारी जो सिविल पुलिस है वो मिलेगी और हमारे सारे पॉइंट्स मैन होंगे ताकि हमारा ट्रैफिक प्रॉपर चलता रहे, क्योंकि सीजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रैफिक की ही रहती है। अगर हमारा ट्रैफिक स्मूथ रहेगा। चमोली के थराली में मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ था। थराली विधायक भूपाल राम टब्डा ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। नगर क्षेत्र थराली में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। विधायक ने काश्तकारों की फसल को हुए नुकसान का आंकलन कर कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक टम्टा ने कहा कि बरसात से पहले ही इस तरह की मूसलाधार बारिश से अत्यधिक नुकसान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इस आपदा पर चिंता जाहिर करते हुए सीएम धामी ने भी जिलाधिकारी चमोली से बात कर अलर्ट मोड पर प्रशासन को रखा हुआ था। उन्होंने मौसम विभाग की 10 अप्रैल और 11 अप्रैल की चेतावनी पर स्थानीय लोगों, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन से अलर्ट रहने की बात कही। शाम को जो अचानक थराली क्षेत्र में जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो नाले और जो बहुत बड़े भूभाग के कैचमेंट का जो पानी नीचे को उतरा तो उसने कहीं न कहीं कटाव भी किया है, साथ साथ मलबा भी लाए हैं बहुत सारे। जैसे हमारे रामला मैदान के बगल पर कई गाड़ियाँ मलबे से दब गई थी और इस क्षेत्र में भी मैं अभी मेठा तक गया हूँ, पुंगेश्वर से आगे भी गया हूँ। इस लोटी में भी मैंने देखा है कि जो हमारे ऊपर क्षेत्र से जो हमारे खेत हैं, जो हमारे जंगल हैं, उन जंगलों से जो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो पानी आया है उसने कहीं न कहीं ओवरफ्लो करके, अब होता क्या है गांव में एक सीमित नालियां बनी होती है और उन नालियों से जो जब कभी भी बारिश होती है तो वो पानी की निकासी के रास्ते होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि जितने भी लोल्टी गांव की 3 जो नालियाँ बनी हुई हैं उससे अत्यधिक पानी के आने से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों ने आक्रोश मार्च का आयोजन किया। ये मार्च एनपीएस और यूपीएस के विरोध में पुराने पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस दौरान गैरसैंण के राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने सरकार से पार की लड़ाई का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इस मौके पर कर्मचारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज की क्रीड़ा मैदान से डाक बंगला रोड और तहसील होते हुए गैरसैंण के मुख्य बाजार तक एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। गर्मियों के साथ ही अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगी है। आग के कारण नगर और आसपास के इलाकों में घनी धुंध छा गई है, जिससे पहाड़ियों की विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है।
धुंध के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीते साल जंगलों में आग से जान और माल के भारी नुकसान और गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। वन विभाग के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम भी आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुटी है। एसएसपी देवेंद्र पिंजा ने सभी थानों, चौकियों और फायर स्टेशनों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जंगल में आग लगने की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। देखिए, लास्ट ईयर का जो आग का अनुभव है उसको ध्यान में रखते हैं हम ऑलरेडी पहले से मुस्तैद है। हालांकि उसमें नो डाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है, लेकिन पुलिस का और फायर डिपार्टमेंट का भी उसमें एज इट इज़ सेम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ऑलरेडी क्राइम मीटिंग के थ्रू और वीसी के थ्रू हमारे जो भी फायर स्टेशन और थानों को ऑलरेडी ब्रीफ करके उनको सेंसिटाइज कर दिया गया है और हम तैयार है पूरी। जैसे भी हमें जो भी सूचना मिलती है हम तुरंत उसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर या सेकेंड रिस्पॉन्डर जो भी मान लें उस हिसाब से हम तुरंत उसमें। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।